अभी 4 दिन पहले मैं और मेरा एक दोस्त कॉफी शॉप पर बैठे हुए थे एंड वहाँ हमारी बातों बातों में गोल्ड को लेकर डिस्कशन शुरू हो गई। उसने मुझसे कहा कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग्स है और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें गोल्ड खरीद लूँ, क्योंकि जिस स्पीड से गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है मुझे तो आगे खतरा लग रहा है कि भाई आगे मैं इसको खरीद भी पाऊंगा या नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुझे क्या लगता है गोल्ड की प्राइस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। तो उसने मुझसे कहा कि भाई हमारे इंडिया में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं एंड हर दिन लगभग 1 करोड़ से ज्यादा शादियां हो रही हैं। और तुझे तो पता ही है हमारा कल्चर है कि हम शादियों में गोल्ड खरीदते ही हैं। शादियों में सबसे पहला खर्चा गोल्ड का ही होता है, मतलब डिमांड ज्यादा एंड सप्लाई कम, इसीलिए प्राइस बढ़ रहा है, सिंपल। तो मैंने उसको समझाया कि भाई सच बताऊं, ये जो तूने रीजन दिया है ना ये बहुत ही छोटा सा रीजन है, असली सच्चाई इससे बहुत अलग है, इतनी अलग कि तू सोच भी नहीं सकता। एट सेम टाइम मेरे माइंड में ये भी आया कि यार इसके जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जो सेम ऐसा ही सोच रहे होंगे। तो क्यों ना इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना दूं ताकि आपको भी असली सच्चाई का पता चल सके। सो देखो अभी जो गोल्ड के प्राइस हम लगभग डबल ट्रिपल होते हुए देख रहे हैं, ऐसा ही हुआ था 1978 में जब गोल्ड का प्राइस लगभग 685 रुपए पर डॉलर से 1672 पे पहुंच गया था, यानी 36 महीने में लगभग 150% का इंक्रीज। लेकिन उसके बाद एक ऐसा गोल्ड क्रैश हुआ जिसने लाखों गोल्ड इन्वेस्टर्स को एक ही झटके में बर्बाद कर दिया एंड आज तक भी इससे कुछ गोल्ड इन्वेस्टर्स उभर नहीं पाए हैं। तो अगर कोई ये मानकर चल रहा है कि भाई गोल्ड तो बहुत सेफ है, ये कभी नीचे नहीं जाता, तो उसको एक बार एक ग्राफ देखने की जरूरत है। क्रैश के बाद लगभग 20 सालों तक गोल्ड का प्राइस गिरा ही रहा था, बट इसका रीजन क्या है ये आपको भी आगे पता चलेगा। एंड साथ ही आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने के पीछे का असली रीजन क्या है, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे गोल्ड के प्राइस के साथ रियल वर्ल्ड में मैनिपुलेशन किया जाता है। यस, मैनिपुलेशन भी होती है इसके साथ। सो ओवरऑल जितने भी आपके गोल्ड को लेकर डाउट्स हैं मुझे बस 10 मिनट दे दो, मैं सब क्लियर कर दूंगा। बट हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देखो मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, इसके अंदर मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। सो ये चीज याद रखना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गोल्ड के प्राइस बढ़ते क्यों हैं, इसे और बेहतर समझने के लिए हमें गोल्ड का थोड़ा सा इतिहास जानना होगा, तभी इसके पीछे की आप असली सच्चाई समझ पाओगे। एक वक्त था जब पूरी दुनिया एक ही फाइनेंशियल रूल के अंदर चल रही थी और इस रूल का नाम था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ये सिस्टम 1944 में बना था, जब वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक्स पूरी तरह से बिखर चुकी थी और करेंसीज का कोई स्टेबल बेस नहीं बचा था। दुनिया को एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जिसे पकड़कर वो दोबारा खड़ी हो सके, और वो सहारा था गोल्ड। अमेरिका ने उस टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया और वो प्रॉमिस ये था कि 1 आउंस गोल्ड की वैल्यू यानी लगभग 28 ग्राम गोल्ड की वैल्यू हमेशा $35 ही रहेगी। इसका मतलब ये था कि अब गोल्ड का प्राइस मार्केट डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि ये गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स ही रहेगा। यहाँ डॉलर सीधा गोल्ड से बंधा हुआ था और बाकी देशों की करेंसीज डॉलर से बंधी हुई थी, मतलब एक चेन बन गई थी। सबसे ऊपर गोल्ड, उसके नीचे डॉलर और फिर दुनिया की सारी करेंसीज। इस अरेंजमेंट का इफेक्ट यह हुआ कि करेंसीज काफी हद तक स्टेबल हो गई। लोगों को पता था कि आज डॉलर की क्या वैल्यू है और कल क्या होगी, और इसीलिए गोल्ड के प्राइस कभी अचानक से नहीं बढ़ेंगे। इस रूल ने तब तक काम किया जब तक अमेरिका ने अपना प्रॉमिस रखा, और काफी सालों तक दुनिया इसी फिक्स सिस्टम रेट पर चलती रही। लेकिन फिर 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक दिन सडनली टीवी पर आकर ये अनाउंस कर दिया कि अब डॉलर गोल्ड से लिंक्ड नहीं रहेगा, यानी ब्रेटन वुड्स सिस्टम को खत्म ही कर दिया गया। गोल्ड अब मार्केट में फ्री हो गया, यानी अब किसी भी गवर्नमेंट पर इसका कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? तो जवाब है इसका अमेरिका और वियतनाम की वॉर। 1955 से अमेरिका और वियतनाम के बीच वॉर चल रही थी एंड इस वॉर में अमेरिका इतना पैसा फूंक चुका था कि उसके पास अब इतना गोल्ड बचा ही नहीं था जिससे वो अपने डॉलर्स को बैक कर सके। इसीलिए अमेरिका को मजबूरी में गोल्ड को फ्री करना पड़ा, और जैसे ही ये हुआ गोल्ड की असली ताकत बाहर निकली, क्योंकि इस बीच पूरी दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। लाइक मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल क्राइसिस आ चुका था, जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम 4 गुना इंक्रीज हो गए। कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी कई जगह देखने मिल रही थी। और जब किसी कंट्री और वहां की गवर्नमेंट में ये सब चल रहा होता था तो वहां के लोग सबसे ज्यादा गोल्ड की तरफ ही भागते थे, क्योंकि तब भी इसे लोग एक रियल मनी मानते थे। एंड क्योंकि अब गोल्ड ब्रेटन वुड्स सिस्टम से फ्री हो चुका था तो इसी वजह से इसके रेट्स में एक सडन इंक्रीज देखने मिला, यानी 1978 तक गोल्ड $224 तक पहुंच गया। लेकिन ये यहाँ पर आकर नहीं रुका, इसकी स्पीड और तेज तब हो गई जब ईरान में रेवोल्यूशन आया। रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया एंड अमेरिका में इन्फ्लेशन 13 से 14% तक पहुंच गया। हालात कुछ यूं थे कि लोगों का अब करेंसीज से भरोसा उठता जा रहा था एंड लोग अपनी जमीन बेच कर भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे 1978 से 1981 तक यानी सिर्फ 3 सालों में गोल्ड $224 से $850 तक पहुंच गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने गोल्ड मार्केट को हिला कर रख दिया। 1981 के बाद गोल्ड एकदम क्रैश हो गया
क्रैश में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहां 1981 में गोल्ड $850 तक पहुंच गया था, वहीं 1982 में ये सीधा $300 पर आ गया और इससे बहुत सारे गोल्ड इन्वेस्टर्स के एक झटके में पैसे डूब गए। और जिसने गोल्ड ये सोचकर खरीदा था कि भाई ये तो बढ़ता ही रहेगा, उनका पैसा सिर्फ एक ही साल में आधे से भी ज्यादा कम हो गया। लेकिन इस क्रैश के पीछे सिर्फ एक इंसान था और वो था पॉल वॉकर। दरअसल हुआ ये था कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने लगे थे तो डॉलर इससे कमजोर पड़ता जा रहा था। सो ये देखकर अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक चेयरमैन पॉल वॉकर ने एक बड़ा गैम्बल खेल दिया एंड उन्होंने वहां पर इंटरेस्ट रेट 20% बढ़ा दिया। मतलब अगर आप अपना पैसा बैंक में रखोगे तो आपको वहां पर उसका इंटरेस्ट साल का 18 से 20% तक मिलेगा। तो लोगों ने सोचा कि अगर बैंक में उन्हें 20% इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा गोल्ड में क्यों रखें, इसलिए लोगों ने पैसा बैंक में रखना शुरू कर दिया। इवन जिन्होंने गोल्ड खरीदा हुआ था, जिनके पास पहले से ही गोल्ड था, उन्होंने भी गोल्ड को सेल किया और बैंक में ही पैसा रखना स्टार्ट कर दिया। एंड पॉल वॉकर का ये डिसीजन कामयाब हो गया। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, डॉलर मजबूत हो गया और गोल्ड बर्बाद हो गया। अगले 20 सालों तक ये गोल्ड या तो गिरता रहा या स्टेबल रहा, बट कभी ऊपर नहीं आया। लेकिन फिर 20s शुरू हुआ एंड .com बबल ब्रस्ट और 9/11 के बाद दुनिया फिर से अनसर्टन हो गई और गोल्ड धीरे धीरे वापस ऊपर आने लगा। लेकिन असली एक्सप्लोजन आया साल 2008 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। शेयर मार्केट क्रैश हो गया, बिजनेस बंद होने लगे, कंपनीज बैंकरप्ट होने लगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग सबसे पहले गोल्ड की तरफ ही भागते हैं। इसीलिए सोना जहां 2008 में 12,000 रुपए का 10 ग्राम था, वहीं 2011 तक ये सीधा 26,000 रुपए तक पहुंच गया। फिर कुछ साल स्टेबिलिटी आई, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन देन 2020 में कोविड-19 आया और फिर से सोना तेजी से ऊपर जाने लगा। जहां ये 2019 में 35,000 रुपए था, वहीं 2020 में ये 48,000 तक पहुंच गया। सो ये तो हो गई गोल्ड की हिस्ट्री की बात, जिससे आपको एटलीस्ट ये तो पता चल गया होगा कि गोल्ड की कीमत बढ़ने के पीछे सिर्फ शादियां तो नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर करंट टाइम में गोल्ड का प्राइस आखिर इतना ऊपर क्यों जा रहा है। तो देखो, इसका रीजन भी हिस्ट्री से सिमिलर ही है। अभी भी दुनिया अनस्टेबल है। रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, इजराइल ईरान वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, बहुत कुछ हो चुका है और काफी कुछ चल रहा है। और इसी बीच अमेरिका ने भी कुछ ऐसा किया है जिससे आज के सोने का रेट इतना ज्यादा तेजी से भाग रहा है। होता क्या है, जितनी भी कंट्रीज हैं वो सिर्फ डॉलर्स में पैसा सेव करके रखती हैं इमरजेंसी के लिए। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में अमेरिका ने क्या किया कि रशिया के $300 बिलियन के एसेट्स को फ्रीज ही कर दिया, जिसके बाद अदर कंट्रीज को ये रियलाइज हुआ कि भाई अमेरिका तो कुछ भी कर रहा है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता एंड इसीलिए डॉलर एसेट रखना सेव नहीं होगा। इसलिए अदर कंट्रीज ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अचानक से इन सालों में गोल्ड की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई तो आप जानते ही हो लिमिटेड ही है। तो इसीलिए गोल्ड के प्राइस में आप इतना बड़ा जंप देख रहे हो। दूसरा रीजन गोल्ड के प्राइस का बढ़ने का यह है कि माइनिंग की कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि आजकल गोल्ड सरफेस से नहीं मिलता, डीप माइनिंग करनी पड़ती है इसके लिए, जिसके लिए ज्यादा इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी लगती है, ज्यादा डीजल, ज्यादा मैन पावर लगती है और इसीलिए कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है। और जब माइनिंग कॉस्ट ही ज्यादा आएगी तो ऑब्वियसली इसे बेचने की कॉस्ट भी ज्यादा ही आएगी। इंडिया में तो गोल्ड की सिचुएशन और ज्यादा खराब है। ये बात शायद आपको पता नहीं होगी, बट इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इस डेटा के अकॉर्डिंग साल 2024 में इंडिया ने लगभग 802 टन गोल्ड कंज्यूम किया, जिसमें 50 से 55% सिर्फ शादियों में खरीदा गया है। मतलब हर साल लगभग 400 टन से ज्यादा सोना सिर्फ शादियों में चला जाता है। एंड इतनी डिमांड होने के बाद इंडिया में गोल्ड का प्रोडक्शन कितना होता है? सिर्फ 1 से 2 टन। तो जब सप्लाई और डिमांड के बीच में इतना बड़ा गैप आएगा तो प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसकी वजह से इंडिया में गोल्ड का प्राइस ज्यादा है और अदर कंट्रीज में कम। नहीं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस सिर्फ एक कंट्री की डिमांड से नहीं, बल्कि सेंट्रल बैंक्स के पैनिक बाइंग, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और डॉलर की कमजोरी की वजह से बढ़ता है। तो गोल्ड की इंडिया में कल्चरल डिमांड तो है, बट वो उसके प्राइसिंग पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती। ये यूं कह ले कि सिर्फ इंडियन डिमांड की वजह से गोल्ड के प्राइस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जब कई सारी कंट्रीज में डिमांड अचानक से बढ़ जाती है तभी गोल्ड के प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ता है और तेजी से ये ऊपर भागता है। अब ये तो थे कुछ मेन रीजंस जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होते हैं, लेकिन एक और तरीके से गोल्ड के प्राइस को मैनिपुलेट भी किया जाता था एंड इसका सबसे बड़ा केंद्र था लंदन। लंदन के 5 बैंक्स, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वो हर दिन सुबह शाम एक साथ बैठकर या फिर फोन पर गोल्ड के प्राइसेस को डिसाइड करते थे। साल 2014 में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब जाके ये पता चला, ये बैंक्स अपने क्लाइंट्स को पहले ही बता देते थे कि प्राइस कब बढ़ेगा। मतलब इससे पहले कि पब्लिक को पता चले ये लोग अपनी पोजीशन सेट कर लेते थे और करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा लेते थे। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, बट ये तरीका इलीगल था। बहरहाल इस चीज का तो पता चल गया, बट बहुत बाद में जाकर ये रिवील हुआ कि गोल्ड को मैनिपुलेट भी किया जा रहा था।
तो दोस्तों अगर यहाँ तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो अब तक तो ये आपको पता चल गया होगा कि गोल्ड के प्राइस शादियों की वजह से नहीं बल्कि ग्लोबल अनस्टेबिलिटी, वॉर्स, सेंट्रल बैंक्स का पैनिक बाइंग और क्राइसिस की वजह से बढ़ता है। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है गोल्ड फिर से अपनी एवरेज स्पीड में आ जाता है। इस वीडियो पर आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरी ये वीडियो उन सभी लोगों को शेयर करना जिन्हें गोल्ड को लेकर ये शादी ब्याह वाली गलतफहमी है। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।